तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसे हम साथ ही साथ हल भी करवाने वाले हैं। तो चलिए हम बिना समय को नष्ट किए इसके प्रश्न उत्तर से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो जूल ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो जूल ऊष्मा H बराबर में I² और बटे में R और इंटू में T होती है। तो जब हम दोस्तों I की जगह पर 2 गुना करते हैं तब हमारा जो H डैश है वो बराबर में 2I और फिर ब्रैकेट और बटे में R इंटू में T हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब हम इसे सोल्व करते हैं तब हमें H डैश बराबर में 4I और बटे में R और इंटू में T प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो ऊष्मा है वो 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने घेरा बनाया है इसके अंतर्गत जो ऊष्मा आती है उसे हम सिंपली H से प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम इसे सोल्व करेंगे तब हमारा H डैश बराबर में 4 और इंटू में H हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 4 गुना ऊष्मा राइट हो जाएगा, इसलिए हमारा दोस्तों सी वाला ऑप्शन राइट है। इसके बाद दोस्तों हमारा 2 नंबर प्रश्न आता है, किसके कारण प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती है। दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है माध्यम का अपवर्तनांक कम होने के कारण, दूसरा ऑप्शन है क्रांतिक कोण के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के ध्रुवीकरण के कारण और चौथा ऑप्शन है प्रकाश की तरंग प्रकृति के कारण। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 3 नंबर प्रश्न आता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों, नया प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र R डैश बराबर में N² और इंटू में जो पहले प्रतिरोध दिया होता है वो। दोस्तों, यहाँ पर N² तार की लंबाई में किया गया परिवर्तन है। तो दोस्तों, यहाँ पर तार की लंबाई 2 गुनी कर दी गई है, इसलिए R डैश बराबर N की जगह पर 2 डाल देते हैं और उसका स्क्वायर करके जो हमें प्रतिरोध दिया गया है उसे भी यहाँ पर डाल देते हैं। तो इस प्रकार से इसे दोस्तों जब हम हल करते हैं तब हमें 40 प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसमें दोस्तों जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, तीसरा है 200 सेंटीमीटर और चौथा है 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, जो क्षमता और फोकस दूरी के मध्य सेंटीमीटर में संबंध होता है वो F बराबर में, F से दोस्तों फोकस दूरी को प्रेजेंट करते हैं 100 बटे में P होता है, जहाँ पर दोस्तों P क्षमता होती है, जो कि हमें यहाँ पर 2 डायोप्टर दिया गया है। यदि दोस्तों हमें उत्तर मीटर में दिया होता तो हम इसे 1 बटे P भी लिख सकते थे। चूँकि हमें सेंटीमीटर में दिख रहा है इसलिए हम उसे 100 बटे P लिखते हैं। तो दोस्तों, इसे जब हम सोल्व करते हैं तब हमें F बराबर में 100 और बटे में 2 रखते हैं, जिसे हल करने पर हमें 50 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए वाला होगा। दोस्तों, इसके बाद हमारा 5 नंबर प्रश्न आता है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम मान, तीसरा ऑप्शन है न्यूनतम मान और चौथा ऑप्शन है कोई निश्चित मान नहीं। तो दोस्तों, प्रत्यावर्ती का जो औसत मान है वह 0 होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 6 नंबर प्रश्न आता है, यहाँ पर दोस्तों किरचॉफ की जगह पर किरचॉफ हो गए, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर किरचॉफ ने वोल्टता नियम का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण के, दूसरा है संवेग संरक्षण के, तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण के और चौथा है आवेश संरक्षण के। तो दोस्तों, इसमें
जो किरचॉफ साहब थे उन्होंने अपने 2 नियम दिए, जिनमें उनका जो पहला नियम है वो वोल्टता का नियम कहलाता है और जो दूसरा नियम होता है वो धारा का नियम कहलाता है। तो दोस्तों जो धारा का नियम होता है उसमें आवेश संरक्षित रहता है, जबकि जो वोल्टता का नियम होता है उसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद कर लेना। दोस्तों इसके बाद हमारे बी खंड आता है, जिसमें हमें प्रश्न दिए गया है। पहला, गॉस के प्रमेय का कथन लिखे। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ स्टार बनाकर दिया गया है। दोस्तों बच्चों के सामने यह सबसे बड़ी समस्या आती है कि कोई प्रश्न जो 2 अंक का है उसे कितने शब्दों में लिखें कि हमें पूरे के पूरे अंक मिल जाएं। इसलिए दोस्तों हमने ये नोट करके लिखा है। आपको जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं उनका उत्तर कम से कम 30 शब्दों में देना है। तो दोस्तों इसका पहले प्रश्न है, गॉस का प्रमेय का कथन लिखिए। तो दोस्तों गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी फ्लक्स से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई ई है, फिर से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो आवेश होता है वो एप्सिलॉन नॉट जो तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, गॉस के प्रमेय का कथन लिखिए। तो दोस्तों गॉस के प्रमेय का कथन कुछ इस प्रकार से था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। या तो फिर दोस्तों आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न आता है, विद्युत धारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो दोस्तों विद्युत धारिता का सूत्र C बराबर में आवेश Q और बट्टे में V होती है। यदि दोस्तों हम साधारण भाषा में देखें तो धारिता का मतलब धारण करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इकाई विभव प्रवाहित होने में जो आवेश लगता है उसे हम उसकी धारिता कहते हैं। इसके बाद दोस्तों दिया है इसका मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों फिर से सूत्र होता है हमारा धारिता C बराबर में Q और बटे में विभव V। तो दोस्तों इसे जब हम हल करते हैं तो जो Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए हमारा जो मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 3 नंबर प्रश्न आता है। यहाँ पर भी दोस्तों ये किरचॉफ होगा। किरचॉफ के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। दोस्तों आपको किरचॉफ के द्वितीय नियम अर्थात वोल्टता के नियम को परिभाषित करना है। दोस्तों इसके बाद हमारा 3 नंबर प्रश्न आता है, चालकता क्या होती है। तो दोस्तों जो हमारा प्रतिरोध R है उसके व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे दोस्तों हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है प्रश्न आता है। तो दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव आइंस्टीन साहब ने दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का अर्थ है जब किसी धातु पर प्रकाश पड़ता है या उस पर किसी आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा खंड C आता है, जिसमें दिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपको 50 से 60 शब्दों में करना है। ये आपकी जो है शब्द सीमा है। दोस्तों इससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कैपेसिटर की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। कैपेसिटर का अर्थ दोस्तों यहाँ पर संधारित्र होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं कि जो कैपेसिटर की धारिता C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट और इनटू में K और बटे में जो दूरी D, ये कैपेसिटर के धारिता के लिए सूत्र होता है। तो दोस्तों यहाँ से जब हम निकालते हैं कैपेसिटर की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो दोस्तों यहाँ पर D है
और ए के है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर की धारिता होती है वो जो संधारित्र होता है उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है, अर्थात यदि हम उनके बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटर की धारिता कम पड़ जाएगी। और दोस्तों इसके बाद दूसरा कि जो कैपेसिटर की धारिता है वह क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात यदि हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर की धारिता बढ़ जाएगी। दोस्तों तीसरा है माध्यम का परावैद्युतांक। दोस्तों जो धारिता है वो माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जितना भी हम बढ़ाएंगे परावैद्युतांक को कैपेसिटर की धारिता उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद दोस्तों 2 नंबर प्रश्न आता है अपवर्तनांक और वेग के बीच संबंध लिखिए। तो दोस्तों अपवर्तनांक और वेग के बीच संबंध अपवर्तनांक म्यू बराबर में प्रकाश की चाल c और बट्टे में वेग v, ये दोस्तों हमारा संबंध होता है। इसको दोस्तों आप पूरे जो अक्षर हैं इनके संकेताक्षरों के अर्थ भी लिख देना। इसके बाद दोस्तों हमारा 3 नंबर प्रश्न आता है किसी आवेशित चालक गोले के बाह्य और आंतरिक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। दोस्तों ये आपका गॉस के प्रमेय पर लगेगा, उसी के अनुसार आपको दोस्तों गोले के कारण जो है आंतरिक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करना है। दोस्तों जो बाहर होगा उसके लिए आपको सूत्र प्राप्त हो जाएगा और आंतरिक में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य रहेगा। तो दोस्तों ये आप डेरिवेशन इसे आप लोग कर लेना। इसके बाद दोस्तों हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है प्रकाश तरंगों के ध्रुवण की परिघटना को समझाइए। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे अवश्य ही कर लेना। यदि मैं बताऊंगा तो आप लोग सुन लेंगे और भूल जाएंगे, इसलिए इसे आप लोग स्वयं ही करना। इसके बाद दोस्तों हमारा खंड डी आता है। इसमें हमारा दोस्तों बताया गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आपको 100 शब्दों में देना है। आपको दोस्तों जो शब्द सीमा रखनी है वो कम से कम 100 रखना है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न है गॉस के प्रमेय का उपयोग करके अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको गॉस के नियम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। दोस्तों जो गॉस का नियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि आप इसको करके परीक्षा में नहीं जाते हैं तो दोस्तों आपके हाथ में पछतावे के सिवा और कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों जो गॉस का नियम है, गॉस के नियम का निगमन है, जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं वे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम में इनका गॉस का नियम या नियम से संबंधित कुछ ना आए तो समझ लीजिए कि बोर्ड परीक्षा का पेपर ही नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको इसे अवश्य ही करना है। इसके बाद दोस्तों हमारा 2 नंबर प्रश्न आता है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा का औसत व आरएमएस मान निकालने का सूत्र का व्युत्पत्ति कीजिए। आपको दोस्तों वी आर एम एस बराबर में V0 और बटे में √2 इस सूत्र का दोस्तों आपको निगमन करना है। आप लोग इसे अवश्य कर लेना। तो दोस्तों इसके बाद हमारा इसमें ये जो दोस्तों VRMS है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, अर्थात ये RMS मान है, और जो V0 है ये शिखर मान है। इसके बाद दोस्तों हमारा इसी में 3 नंबर प्रश्न आता है जिसमें न्यूमेरिकल है। यदि एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो और उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो उसके प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको लेंस का फार्मूला लगाना है 1/, लेंस की फोकस दूरी f और बराबर में 1/, प्रतिबिंब की दूरी v और -1/, जो वस्तु की दूरी u होती है। तो दोस्तों आपको इसी फार्मूले से आपको इसके हल कर लेना है। इसमें दोस्तों जहां f दिया है वहां पर ये 15 फोकस डाल देना, और जहां 20 सेंटीमीटर दिया है वस्तु की दूरी ही u की जगह पर डाल देना। दोस्तों आपको वस्तु की दूरी ऋणात्मक चिन्ह में डालना है, जिसके कारण कि ये चिन्ह प्लस में हो जाएगा, और जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो भी धनात्मक होती है। तो दोस्तों आशा है आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपने हमारे इस वीडियो को लाइक कर लिया होगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो
मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद।